Hello everyone, welcome to Math Fair. We are doing question number 17. So question number 17 is, if A and B are mutually exclusive events, then probability of A by B is what? Now यहाँ पे A by B, probability of A by B basically conditional probability का question है. Probability of A by B का मतलब होता है कि सपोज ये हमें पता है कि इवेंट B अकर हो रही है. ओके, इवेंट B इज अकरिंग, दैट वी ऑलरेडी नो. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A? तो ये मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का. एंड वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of events A and B both. That means A और B दोनों events किस होने की probability, दोनों events हो रही हैं, इस बात की क्या probability है. So ये फॉर्मूला होता है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ये भी गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट. बट एक चीज़ उन्होंने और कहा है कि A and B हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स दैट A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होगा. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाती हैं व्हेन बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली. अगर इवेंट ए हो रही है तो इवेंट बी नहीं होगा, अगर इवेंट बी अकर हो रही है तो इवेंट ए नहीं होगी, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं. सो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी एन एम्प्टी सेट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0. ओके, दिस इज वेल नोन दैट अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. तो इसलिए ये हो जाएगा 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट मीन्स 0. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. दोनों आंसर भी सही हैं बट ज़्यादा बेटर अगर कहा जाए तो ये है. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज probability of A is this, probability of B is small p, probability of A union B is this, then the value of P is what? So to solve this question हम यूज करेंगे ये formula. We know this very well. Okay, so from this we get probability of A union B, which is given 0.6, equal to probability of A, which is this, probability of B, which is small p, and probability of A intersection B हमको नहीं पता है. So we will find this. So from here we get probability of A intersection B is equal to 0.4 plus P minus 0.6. So this becomes, now we can see that यहाँ से P की वैल्यू तो नहीं निकल रही बिकॉज थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में ये है और इसकी वैल्यू में नहीं पता है. तो P की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बट यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ये है. तो हमें इस प्रोबेबिलिटी के लिए अगर लोअर और अपर बाउंड पता चल जाए तो वहाँ से हम गैस कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है. सो हमें बताना है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू व्हाट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट. सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी. सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगा. एंड फ्रॉम हियर वी नो दैट दिस इज दिस, सो वी गेट दिस. एंड नाउ 0 लेस देन इक्वल टू दिस, इसमें हम if we add 0.2 both sides, so we get 0 plus 0.2 is less than equal to this plus 0.2, that means this. Similarly यहाँ पे भी हम 0.2 ऐड करेंगे, this becomes 1.2. so that means P की जो वैल्यू है वो 0.2 और 1.2 के बीच में होनी चाहिए. so now we can see that यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस की डेसिमल वैल्यू निकाल दी है. and we can see that जैसे कि मैंने कहा था P की वैल्यू 0.2 से बड़ी होनी चाहिए, सारी वैल्यू 0.2 से बड़ी है. एंड P की वैल्यू 1.2 से कम होनी चाहिए, लेस देन इक्वल होनी चाहिए. सारे के सारी वैल्यूज़ 1.2 से लेस देन इक्वल है. दैट मीन्स ये हमारे लिए कुछ हेल्पफुल नहीं है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा. सो वी नो दैट A intersection B is contained in A and A intersection B is contained in B. A intersection B contained in A, this gives us probability of A intersection B will be less than equal to probability of A.
एंड फ्रॉम हियर वी गेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि p माइनस 0.2 थी, ओके, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, that means this, and from here we get p less than equal to 0.4 plus itna, that means 0.6. so p should be less than equal to 0.6. that means ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये 0.6 से लेस देन इक्वल टू नहीं है. एंड अभी इसने बस ये हेल्प किया कि ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया हमारा, बाकी सब ऑप्शन लेस देन इक्वल टू 6 हैं, तो अभी इनको हम टिक नहीं कर सकते. अगेन दिस गिव्स अस p minus 0.2 is less than equal to probability of b, which is p, and from here we are getting what p is cancelled and we get 0.2 is greater than equal to 0, which is okay. तो यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल रही हमें. ओके, सो वन मोर थिंग, p लेस देन इक्वल टू 0.6 से ये भी कैंसिल हो रहा है बिकॉज दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस. ओके, सो यहाँ से दो ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए हैं, वही ऑप्शन ए ऑप्शन सी, और यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल रही है. तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही नहीं है, बिकॉज अभी जो भी हमने किया इससे ये दिख रहा है कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों ही सही हो सकते हैं, बिकॉज दोनों ही जितने भी कंडीशन हमने निकाले सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब इन दोनों में से कोई तो डिस्कार्ड नहीं हो रहा है. So I think both are the answer. Both can be the answer. Okay. So now we'll move to next question. So next question is 12 balls are distributed among 3 boxes. Then the probability that the first box will contain 3 balls is what? देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम 3 बॉक्स बनाते हैं. पहले ये बॉक्स ए, बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2 एंड दिस इज बॉक्स 3. 12 बॉल्स हैं हमारे पास. सपोज इन सारी बॉल्स के मैंने अलग अलग नाम रख दिए हैं, ए से लेके एल तक. तो ये 12 बॉल्स हैं हमारे पास. दीज 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 3 बॉक्सेस. ये जो 12 बॉल्स हैं इनको हमें इन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हम कई तरह से कर सकते हैं. हम ये कर सकते हैं कि सारे के सारे 12 बॉल्स 1 में डाल दिया, एक तरीका ये हो गया. ठीक है, ऑल बॉल्स गोज टू बॉक्स 1. एक तरीका हो सकता है कि सारी बॉल्स हमने बॉक्स 2 में डाल दिया. थर्ड वे इज़ दैट वी पुट ऑल द बॉल्स इन बॉक्स 3. फोर्थ वे क्या हो सकता है कि इनमें से मैंने ए वाली बॉल बॉक्स 1 में डाला, अब बाकी सारी जो 11 बॉल्स हैं वो बॉक्स 2 में डाल दी. इसी तरह से बहुत सारे वेज, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन 12 बॉल्स को इन 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के. तो वो जितने भी सारे तरीके हैं, सपोज ये m तरीके हैं, ठीक है, इन सारे m वेज को हम s सेट में रखेंगे और s सेट हमारा कहलाएगा सैम्पल स्पेस. प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं कि कोई इवेंट e है, उसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e, या फिर ये कह लीजिए कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग इवेंट e, इवेंट e को फेवर करने वाले आउटकम्स या रिजल्ट्स, एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट मीन्स सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं. तो अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें निकालनी होती हैं कि टोटल आउटकम्स कितने थे और उन आउटकम्स में से जो इवेंट ई है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को उन आउटकम में से कितने आउटकम्स ने फेवर किया. तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस निकालेंगे कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो इवेंट, उस इवेंट को सपोज आई कॉल दैट इवेंट बाय लेटर ए, देन दैट इवेंट इज फर्स्ट बॉल विल कंटेन 3 बॉल्स, फर्स्ट बॉक्स, सॉरी. सो दिस इज द इवेंट, ये वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. ओके, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस कंसिडर करते हैं कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं. सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं ये जानने के लिए आपको ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि हमारे पास वी हैव 12 बॉल्स, ओके, एंड ईच ऑफ दीज 12 बॉल्स कैन गो टू एनी वन ऑफ दीज 3 बॉक्सेस. इन 12 बॉल्स में से हर बॉल कहीं भी जा सकती है. सपोज
दिस बॉल ए गोज टू, हम इसको सपोज बॉक्स 1 में रख सकते हैं, हम चाहे इसको बॉक्स 2 में भी रख सकते हैं, हम चाहे इसको बॉक्स 3 में रख सकते हैं। सो ए बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं कि वो बॉक्स 1 में भी जा सकती है, बॉक्स 2 में भी जा सकती है, बॉक्स 3 में भी जा सकती है। सो ए बॉल हैज़ 3 चॉइसेस। उसी तरह से बॉक्स बी में भी 3 चॉइसेस हैं। एट बॉक्स बी कैन गो टू box 1, box ball B can go to box 2 and ball B can go to box 3, 3 choices। उसी तरह से हर बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं, तो टोटल चॉइसेस होने वाली हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट 3 टू द पावर 12। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इस प्रॉब्लम को। सपोज हमारे पास 12 बॉल्स नहीं है, हमारे पास ओनली 2 बॉल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने पॉसिबल तरीके से इन 2 बॉल्स को हम इन बॉक्सेस में रख सकते हैं। तो देखिए बॉक्स ए के पास 3 चॉइसेस हैं, सॉरी बॉक्स ए के पास 3 चॉइसेस हैं जो है, बॉक्स ए जो है 1 में भी जा सकती है, 2 में भी जा सकता है और 3 में भी जा सकता है, बॉक्स 3 में भी जा सकते हैं। उसी तरह से बॉल बी के पास भी हमारे पास 3 चॉइसेस हैं कि वो तीनों बॉक्स में से कहीं भी जा सकता है। तो टोटल पॉसिबल वेज of distributing these balls into these 3 boxes will be 3 into 3 is equal to 9। वो 9 ways क्या है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सपोज आपने बॉल ए को बॉक्स 1 में डाला, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, एंड बॉल बी को भी आपने बॉक्स 1 में डाला यहाँ पर। तो एक तरीका हो गया ये कि आपने दोनों बॉल्स को बॉक्स ए में डाला। तो इसको हम ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ भी ए और बी दोनों बॉल बॉक्स ए में, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है बॉल ए को बॉक्स 1 में ही रहने दिया और बॉल बी को बॉक्स 2 में डाला। तो ये हो गया आपका ए बी एंड बॉक्स 3 इज एम्प्टी। एक तरीका ये हो गया। इस थर्ड वे इज बॉल ए को बॉक्स 1 में रहने दो और बॉल बी को बॉक्स 3 में डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस वे। ओके, उसी तरह से 3 चॉइसेस क्या होंगे जब बॉल ए को आप बॉक्स 2 में रखेंगे और बॉल बी को बॉक्स 1 में, दिस वन। एंड सिमिलरली फोर्थ वे होगा बॉल ए गोज टू बॉक्स 2 एंड बॉल बी ऑल्सो गोज टू बॉक्स बी। तो ये ए बी दोनों बॉक्स 2 में आ जाएंगे और ऐसे। तो इस तरह देख सकते हैं 3 ये बन जाएंगे, उसी तरह से 3 ये हो जाएंगे। तो 3 चॉइसेस यहाँ थी, 3 चॉइसेस यहाँ है, तो 3 इंटू 3 9 चॉइसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 9 चॉइसेस तब थे जब आपके पास 2 बॉल्स थी और 3 बॉक्सेस थे, बट शुरू में आपके पास 12 बॉल्स थी और हर बॉल के पास 3 चॉइसेस थी, इसीलिए हमने 3 को 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 टू द पावर 12 टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे इन बॉल के इन बॉक्सेस में। एंड वी नो दैट ऑल दीज पॉसिबल अरेंजमेंट्स या ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स, what are these are the set of sample space। so हमारा जो sample space है S, उसमें जो number of elements हैं वो हैं ये total possible arrangements। अब हमें देखना है कि जो अभी देखिए 3 to the power 12 एक बहुत बड़ी संख्या है। 3 to the power 12 में से मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखा रखे हैं possible outcomes। अब हमें इन possible outcomes में से जो कि 3 to the power 12 हैं, इनमें से कितने पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट्स बोल लीजिए हैं ऐसे जो इवेंट ई को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, इवेंट ई क्या है कि फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल्स। तो यहाँ पर तो खैर मैंने 2 बॉल्स वाले एग्जांपल्स देखे थे, इसको मैं मिटा देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट 3 to the power 12 आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, जैसे कि ये अरेंजमेंट देखिए आप। इस वाले आउटकम में आप देखेंगे 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स मैंने बॉक्स 1 में डाली हैं और 5 बॉल मैंने बॉक्स 2 में डाली है और बाकी जो 4 बॉल हैं वो बॉक्स 3 में है। तो ये वाला जो आउटकम है ये हमारी इवेंट ई को फेवर कर रहा है, बिकॉज इवेंट ई क्या थी कि फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल आनी चाहिए जो कि एग्जैक्टली आ रही है। इस वाले अरेंजमेंट को अगर हम देखें, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें, तो ये इस हमारी इवेंट ई को फेवर नहीं कर रही है। ओके, नॉट दिस आउटकम डज नॉट फेवर इवेंट ई, बिकॉज यहाँ पे बॉक्स 1 में 2 बॉल्स हैं, हमें 3 बॉल चाहिए। उसी तरह से ये वाली भी फेवर कर रही है हमारे इवेंट को,
और एक और बात, ये वाला और ये वाला अलग अलग आउटकम माना जाएगा या सेम माना जाएगा? अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। बी ए बी सी और बी ए सी ये दोनों तो सेम हैं, बट यहाँ पे डी, सपोज यहाँ पे ऐसे होता कि सपोज यहाँ पे डी ई एफ जी एच, यहाँ भी डी ई एफ जी एच होता, एंड आई जे के एल, यहाँ भी आई जे के एल होता, और ये ए बी सी और बी ए सी होता, तब ये दोनों सेम आउटकम माना जाता है, बिकॉज ए बी सी बी ए सी दोनों सेम ही केस माना जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम देख सकते हैं 3 टू द पावर 12 बहुत बड़ी संख्या है, सारे के सारे 3 टू द पावर 12 आउटकम्स लिखना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो लेकिन हम ये काउंट वो आउटकम्स काउंट कर सकते हैं जो हमारी इवेंट ई को फेवर कर रहे हैं। कैसे? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बॉक्स 1 में कितने आइटम्स आ सकते हैं। हमारे पास ए बी से लेके एल तक 12 बॉल्स हैं। हमें बॉक्स 1 में बॉक्स 1 के लिए 3 बॉल चूज करनी है, तो 12 बॉल्स में से हमें 3 बॉल चूज कर सकते हैं इतने तरीक़ों से। Why we are taking combination and not the permutation? Because order doesn't matter here. A B C B C A C A B तीनों एक ही माना जाएगा। ओके, 12C तरीक़ों से हम बॉक्स 1 को भर सकते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ वेज बॉक्स 1 कैन बी फिल्ड इज 12C3। बॉक्स 1 एंड यहाँ पर है बॉक्स 2 एंड 3। सो बॉक्स 1 को भरने के तरीके हैं 12C3। उसके बाद आता है कि बाकी जो बॉक्स 2 एंड 3 हैं दोनों को भरने के तरीके कितने हैं। देखिए, एक बार आपने 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स यहाँ डाल रही तो बाकी बचेंगे आपके पास 9 बॉल्स। ठीक है, सपोज आपने इस केस को देखिए, ए बी सी आपने यहाँ डाल दिया तो आपके पास बचा डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 9 बॉल्स। ठीक है, अब इन 9 बॉल्स को हमने बॉक्स 2 एंड 3 में डालना है, तो इन 9 बॉल्स को बॉक्स 2 और 3 में डालने के लिए कितने तरीके हैं। इसके लिए फिर से हम वही देख सकते हैं कि जो डी बॉल है वो 2 और 3 में से कहीं भी जा सकती है, तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं। सिमिलरली इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, एंड ईच वन ऑफ दीज हैव 2 चॉइसेस, सो द टोटल चॉइसेस विल बी 2 into 2 into 2 9 times, that means 2 to the power 9। सो बॉक्स 2 एंड 3 को फिल करने की 2 to the power 9 चॉइसेस हैं। एक बार बॉक्स 1 को फिल कर दिया उसके बाद, सो टोटल चॉइसेस जो हमारी इवेंट ई को फेवर करेंगी वो हैं 12C3 इंटू 2 to the power 9। ओके, सो इवेंट ई को फेवर करने वाले आउटकम्स जो हैं वो हैं 12C3 इंटू 2 to the power 9। Therefore probability of E will be the cardinality of E divided by cardinality of S. Cardinality means number of elements in E, and upon number of elements of S, this will be 12C3 into 2 to the power 9 divided by 3 to the power 12, which is option D. Okay, so this was the answer. Next question is question 20. The die is thrown 3 times. This question is wrong. A dice is thrown 3 times. If the first throw is a 4, then the chance or the probability of getting 15 as the sum is this. क्वेश्चन के पास समझते हैं। हमारे पास एक डाइस है, ठीक है, इसमें 1 से लेके 6 तक डॉट्स प्रिंट होते हैं, ये आप जानते हैं। इसको 3 बार थ्रो किया जाता है कि 1 फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो एंड देन थर्ड थ्रो, और हम चाहते हैं कि फर्स्ट थ्रो में और ये दे रखा है कि फर्स्ट थ्रो में 4 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट थ्रो था, ओके, देन सेकंड थ्रो एंड देन थर्ड थ्रो, एंड इट इज़ गिवन दैट फर्स्ट थ्रो करने पर 4 आया, एंड वी डोंट नो सेकंड और थर्ड करने पे क्या आया। ठीक है, एंड what we want to find the chance, that means probability of getting 15 as the sum. Suppose second times थ्रो करने पर 5 आता है एंड थर्ड टाइम थ्रो करने पर 1 आता है। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा कितना, 10। ओके, एंड वी वांट द सम टू बी 15 चाहिए हमें सम के फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि ये जो आउटकम है ये हमारी इवेंट को
फेवर नहीं कर रहा है। हमारी यहाँ पे इवेंट ई क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, वो इवेंट हमारी यहाँ पे। सो द एक्सपेरिमेंट हियर इज थ्रोइंग अ डाई थ्राइस, किसी डाई को 3 बार थ्रो करना, ये एक्सपेरिमेंट है। इवेंट ई है हमारी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, वो इवेंट ई है गेटिंग द सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 15। ओके, जो तीन बार थ्रो करने पर जो 3 नंबर्स आई हैं उनका सम हमें 15 चाहिए। ओके, वन मोर थिंग, एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस थ्राइस एंड गेटिंग 4 फर्स्ट टाइम। ये भी ऐड करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें दिया गया कि 3 बार थ्रो करने पर फर्स्ट टाइम में 4 आया है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ना क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैम्पल स्पेस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें निकालना है तो उसके लिए सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं वो जानना जरूरी है। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, अगेन द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो सपोज द सैम्पल स्पेस इज एस, तो एस में जो आउटकम्स हैं वो मैं कुछ आउटकम्स लिख के आपको दिखाता हूँ। सपोज फर्स्ट टाइम तो जैसे कहा गया है कि 4 ही आया है, सेकेंड टाइम सपोज 5 आ गया, थर्ड टाइम 1 आ गया, तो एक पॉसिबल आउटकम ये हो गया। दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि 4 तीनों टाइम 4 आया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं, तो हमें बताना है कितने आउटकम्स हैं ये, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम तो 4 ही, यहाँ पे 4 ही आएगा। ओके, 3 2 1 5 6 नहीं आ सकता बिकॉज ये दे रखा है फर्स्ट टाइम 4 ही आया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चॉइस है, ओनली वन चॉइस। सेकेंड चांस में कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक, तो सेकेंड चांस के लिए, सेकेंड थ्रो के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस हैं 1 से लेके 6 तक। ओके, सो वी हैव 6 चॉइसेस फॉर सेकेंड चांस। वैसे ही थर्ड चांस में भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, सो थर्ड चॉइस में भी हमारे पास थर्ड थ्रो के लिए भी 6 चॉइसेस हैं। तो और यहाँ पे 1 चॉइस है, ओनली 4। सो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, 1 इंटू 6 इंटू 6, दैट मीन्स 36। तो इस तरह से जैसे 1 2, उसी तरह से थर्ड कुछ आएगा, जैसे सपोज 4 1 1 आ सकता है। इस तरह से हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट्स हैं एस में, सैम्पल स्पेस में 36 आउटकम्स हैं। अब हमें पता करना है कि ये 36 आउटकम्स में से कितने आउटकम्स हमारी इवेंट ई को फेवर कर रहे हैं। हमारी इवेंट ई के है कि तीनों थ्रो में जो नंबर्स मिले हैं उनका टोटल 15 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 36 में से हम ये वाला आउटकम देखते हैं कि हम ये इवेंट ई को फेवर कर रहा है कि नहीं, तो इनका जो सम है वो हो रहा है 10, ठीक है, जो कि होना चाहिए 15, तो 15 नहीं हो रहा, सो दिस आउटकम डज नॉट फेवर आवर इवेंट ई। इसको देखते हैं, इनका सम 16 हो रहा है, दिस ऑल्सो डज नॉट फेवर आवर इवेंट ई। सपोज 4 एंड 5 9 एंड 6 सपोज कुछ ऐसा आता है, तो आप देख सकते हैं इनका सम हो जाएगा 15, सो दिस आउटकम इज फेवरिंग आवर इवेंट ई। तो कितने आउटकम्स हैं जो हमारी इवेंट को फेवर कर रहे हैं, मतलब जिनका सम 15 हो रहा है, ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं थ्रो 1 में 4 ही आ सकता है। ओके, अब हमें तीनों का सम चाहिए 15, तो यहाँ पे तो 4 ही आ सकता है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। ओके, इन दोनों का सम 11 दो ही केस में हो सकता है, जब थ्रो 5 में, सॉरी सेकेंड थ्रो में 5 आए और थर्ड थ्रो में 6 आए, या फिर सेकेंड थ्रो में 6 आए एंड फर्स्ट थर्ड थ्रो में 5 आए, सॉरी, या राइट राइट, तभी 5 + 6 11 एंड 5 6 + 5 11 हो सकता है, और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। तो 4 5 6 ये वाला एंड 4 6 5 ये वाला है, ये यही दो आउटकम्स हैं 36 में से जो हमारी इवेंट ई को फेवर कर रहे हैं। तो हमारी इवेंट ई जो है उसमें ये दो आउटकम्स आएंगे। ओके, सो नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि हमें निकालना है, ये हो जाएगा number of elements in E upon number of elements in S, that means 2 upon 36, which becomes 1 upon 18. So 1 upon 18 is the answer, which is option A. Okay, so next question is 22. One thing to be noted here that I'm not doing question number 21 here because question number 21 is statistics se hai and I'm not very good in it. We will do only मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। ओके, स्टैट्स के क्वेश्चंस हम स्किप कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22,
प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज इज, यहाँ पे बात हो रही है लीप ईयर की. वी नो दैट एवरी ईयर वी हैव 365 डेज एक्सेप्ट लीप ईयर. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. व्हाट इज लीप ईयर? ऑफ कोर्स जिसमें 366 डेज होते हैं. आई मीन हाउ टू रिकग्नाइज दैट एन ईयर इज लीप ईयर? वी नो दैट लीप ईयर जो है हर 4 ईयर्स के बाद आता है. सो सपोज वी वांट टू नो दैट 2024 ईयर में या 2024 में कितने डेज होंगे, 365 और 366. सो वी विल डिवाइड इट बाय 4 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 4. सो ये लीप ईयर हो जाएगा. इसमें 366 डेज होंगे. The next leap year will be 2028 and then 2032 and so on. Okay. तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. वन मोर थिंग, अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं है तो उसमें 365 डेज होंगे. ओके. और इसको हम बोलेंगे नॉन लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर. ओके, नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर में 52 संडेज होते हैं, 52 मंडेज होते हैं, 52 ट्यूसडे होते हैं. ओके, एवरी डे इन अ नॉन लीप ईयर इज number of every day is 52 Sunday, 52 Monday and so on. Okay, but 366 days जब होते हैं किसी ईयर में, that means लीप ईयर, यहाँ पर 53 संडेज हो सकते हैं. जरूरी नहीं होंगे बट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. सो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और what are the chances that a leap year has 53 Sundays. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इसको इस तरह से समझते हैं कि वी हैव सपोज हमारे पास कोई ईयर है जो लीप ईयर भी हो सकता है या नॉन लीप ईयर भी हो सकता है. कोई भी ईयर है उसको हम वीक्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कितने वीक्स हो सकते हैं किसी ईयर में. सो दिस इज 1 वीक. संडे से लेके सॉरी 8 डेज बना. ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिस इज 1 वीक. ओके, 1 वीक, 7 डेज. सो 1 वीक में हम देख सकते हैं हर डे एक बार आ रहा है. ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वीक होगा यहाँ पे, थर्ड वीक होगा. इस तरह से 52 वीक्स सपोज हमने यहाँ पे लिख दिए. ठीक है, तो 52 वीक्स में आप देख सकते हैं हर डे 52 बार आया है. ठीक है, संडे भी 52 बार आया है, सैटरडे भी 52 डे बार आया है. और टोटल डेज कितने हो गए? 7 × 52 364. सो 364 जो डेज होंगे किसी भी लीप ईयर या नॉन लीप ईयर में, वो 364 डे ऐसे तो होंगे ही जिसमें 52 संडे हैं एंड 52 मंडे हैं सो ऑन. बाकी अब लीप ईयर की बात हो रही है. ठीक है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास कितने डेज बचे हैं अब? 2 डेज. 366 माइनस 364, 2 डेज. ठीक है, अब इन 2 डेज जो हैं इनके बॉक्सेस में यहाँ बना देता हूँ. इन 2 डेज में, इन 2 डेज को हमें कंसिडर करना है कि इनमें क्या क्या डेज आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है. तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि नंबर 1 पॉसिबिलिटी इसमें संडे आया और तो ऑब्वियसली इसमें मंडे आएगा, राइट. नंबर 2 पॉसिबिलिटी इज मंडे आया एंड यहाँ पे ट्यूसडे. इसी तरह से हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हैं 7. सैटरडे, संडे एंड अगेन संडे, मंडे हम दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन इट. तो ये 7 चॉइसेस हमारे पास हो सकती हैं. तो इस केस में हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो है ये 7 चॉइसेस का सेट. दैट मीन्स एज संडे, मंडे एंड देन मंडे, ट्यूसडे एंड देन सो ऑन सैटरडे, संडे. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 बॉक्सेस हैं या 2 डेज हैं, कॉन्सिक्यूटिव डेज. एक मतलब आज का दिन और कल का दिन ऐसे समझ लीजिए. इन 2 डेज में हमें इन 2 डेज में हमें ये संडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक चॉइसेस भरनी है. ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है. और हमारी जो इवेंट है वो है कि इन दोनों बॉक्स में से कम एक बॉक्स में संडे आना चाहिए.
और ऑब्वियसली एक ही बॉक्स में संडे आएगा, दो में तो आ नहीं सकता बिकॉज ये कॉन्सिक्यूटिव डेज हैं। सो हमारी इवेंट ई है गेटिंग अ संडे इन एनी वन ऑफ दिस बॉक्सेस। ओके, दैट इज़ आवर इवेंट ई। तो हम देख सकते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट का जो टोटल आउटकम्स हैं वो 7 हैं। वो 7 आउटकम्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो सैम्पल स्पेस बन गया है। दैट मीन्स सैम्पल स्पेस की कार्डिनेटी 7 है। और ये हमारी इन 7 आउटकम्स में से कितने आउटकम्स हमारी इवेंट ई को फेवर कर रहे हैं? दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इस वाले आउटकम्स में हमारे पास संडे है, इस वाले आउटकम्स में हमारे पास संडे है। बाकी जो 5 आउटकम्स हैं हमारी इवेंट ई को फेवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इन आउटकम्स में संडे नहीं है। तो इवेंट ई को फेवर करने वाले आउटकम्स हैं 2। Alright, so what will be the probability of E? Probability of E will be number of elements in E upon number of elements in 7, that means 2 upon 7. So this is the answer. So this was a good question. Basically यहाँ पर probability का ही question है, but event क्या है and ये clearly mention नहीं था। इससे जो पिछले question थे यहाँ पे जैसे clearly mention है कि event है, तीनों थ्रोज में जो नंबर्स आए हैं उनका सम 15 होना, ये इवेंट है। उसी तरह से इससे पिछले क्वेश्चन में भी इवेंट दे रखा था कि पहले बॉक्स में 3 बॉल का होना, ये इवेंट है। बट यहाँ पे इवेंट क्या है ये इनडायरेक्टली दिया गया था, डायरेक्टली नहीं दिया गया है। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आपको समझ में आया हो या ना आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ लिखिए। थैंक यू वेरी मच।